नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी। पहली बार इतिहास में भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल के संसद को संबोधित किया, पहली बार। और इतना ही नहीं, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि संबोधित किया तो किया। प्रधानमंत्री हर जगह जाते रहते हैं, जिस जिस देश जाते हैं उस देश में अगर मौका मिलता है तो वहां के संसद को संबोधित भी करते हैं। कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात बिल्कुल नई है। वो कैसे, आज मैं आपको विस्तार से बताता हूं। एक और संयोग का जिक्र किया गया इजरायली संसद में। संयोग था कि 17 सितंबर 1950 वो तारीख जिस तारीख को इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता मिली। और 17 सितंबर 1950 वही तारीख है जिस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है। अब वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं इजराइल की संसद में। और जब वो इस बात का जिक्र कर रहे थे तो अगर आप ये लाइव देख रहे होंगे, वीडियो होगा, मैं कुछ वीडियो के अंश आज आपको दिखाऊंगा भी, तो उस दौरान नेतन्याहू जहां बैठे हैं उनके आसपास जो उनके साथी मित्र जो सदस्य हैं संसद के, जो सांसद हैं, वो सभी भौचक रह गए हैं और बहुत ही एक्सक्लेमेशन के साथ वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि बड़ा अद्भुत संयोग है कि मोदी के जन्मदिन के दिन ही हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश के रूप में मान्यता मिली। इसका वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन और इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच में 1950 के बाद की दोस्ती का नहीं है, 2000 वर्ष पुरानी दोस्ती का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इजराइल कैसे यहूदी आए, होलोकॉस्ट की चर्चा की मोदी ने। इजरायली जो भारत में हैं और भारत में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हेल्थ केयर के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, उसका जिक्र कर रहे हैं मोदी। गुजरात में, महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में, जहां जहां उनका कंट्रीब्यूशन है, सबका जिक्र इजराइल की संसद में भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और संयोग इसकी भी बात कर रहे हैं कि वो अकेले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की यात्रा कर रहे हैं। वो अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 बार इजराइल की यात्रा की। आज से 9 साल पहले 2017 में और 9 साल के बाद 2026 में। अब ये सारे संयोग हैं, लेकिन एक वर्ग है जिसके पेट में कल से मरोड़ उठा जा रहा है और यह कह रहा है कि जो वॉर क्रिमिनल है, जिनोसाइड का दोषी है, अंतरराष्ट्रीय अदालत ने उसे वॉर क्रिमिनल कहा है, उसको मोदी गले लगा रहा है। उसके परिजन के साथ मोदी हाथ मिला रहा है और चीख पुकार मची हुई है पूरे देश में। एक पूरा वर्ग लगा हुआ है। यह भी हवाला दिया जा रहा है कि जिस पार्टी के ये प्रधानमंत्री हैं उसी पार्टी के नेता किसी जमाने में इजराइल के बारे में क्या राय रखते थे। वो कह रहे हैं कि फलस्तीन को किस तरह से इसी पार्टी के पूर्व नेता स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर रहे हैं। उनका पुराना वीडियो निकाल करके चला रहे हैं कि फलस्तीन के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे कि कहीं कोई अनधिकृत किसी भी भूभाग पर कोई भी कब्जा करता है वो नहीं होना चाहिए। जिसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल है, एक देश के रूप में इजराइल को मान्यता है तो फिलिस्तीन को भी मान्यता है। इस पर तो कोई दो राय नहीं है। फिलिस्तीन से भी भारत को उतना ही रिश्ता है।
इसी युद्ध में, इसी गाजा के वॉर के जोन में भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने फिलिस्तीन को मदद किया, गाजा रसद पानी भेजा, मेडिकल एड भेजा, मदद किया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मानवता के आधार पर। लेकिन आज जिनके पेट में दर्द हो रहा है, अभी तो मैं आ रहा हूं कि उन्होंने कैसे इजराइल की संसद से ट्रंप को संदेश दिया है। बहुत कड़ा संदेश है इजराइल की संसद से, और इसमें आपको खुशी मनानी चाहिए मित्रों कि पहली बार प्रधानमंत्री इस भाषा में मजबूती के साथ दूसरे देश की संसद में पूरी दुनिया को आईना दिखा रहे हैं। पहली बार इन द सेंस पोस्ट टैरिफ एरा और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अनर्गल बयानबाजियां की और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बदनाम किया, भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की, सारा सेहरा अपने माथे बांधने की कोशिश की, उससे एक खामोशी थी भारत के अंदर भी। भारत की सरकार भी एक खामोशी बरत रही थी, वो स्ट्रैटेजिक खामोशी थी। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 5 महीने 6 महीने तक बिल्कुल खामोश रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और यह खामोशी ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद की खामोशी रही, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध विराम करवा दिया भारत पाकिस्तान के बीच में। और इधर हाल में उन्होंने बयान दे दिया कि अगर मैं नहीं पढ़ता तो पाकिस्तान के जो मियां थे शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, वो खत्म हो जाते, वो मार दिए जाते। मतलब साफ उनका कहना था कि पाकिस्तान मिट गया होता, भारत पाकिस्तान को तबाह कर दिया होता, बर्बाद कर दिया होता। इस स्तर पर युद्ध एस्केलेट कर गया था उसका, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। मतलब वो ये कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि भारत शक्तिशाली देश है और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देता, इसलिए वो पड़े। अगर एक पल के लिए हम मान भी लें कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए, उन्होंने बीच बचाव के, एक पल के लिए मान लेते एक पल के लिए, तो ये क्यों आए? वो इसलिए आए कि नूर खान एयरबेस तबाह हो रहा था और जहां पर अमेरिकी न्यूक्लियर आर्म्स की डंपिंग थी, वो भारत के डिफेंस के निशाने पर आ गया था और उसके मुहाने पर भारत ने वॉर कर दिया था। अगर एक पल के लिए हम ये मान भी लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की, तो मध्यस्थता इसलिए नहीं की क्योंकि वो चौधरी था, मध्यस्थता इसलिए की क्योंकि वो इसको ये डर सताने लगा कि भारत अब उस ठिकाने पर अटैक कर रहा है जिस ठिकाने से पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है, पूरी दुनिया में। और फिर बाद में यह पता चलेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो और किसी का नहीं, या और जो हथियार का जखीरा है, खाली न्यूक्लियर हथियार ही नहीं था, इसके अलावा भी हथियार का जखीरा है जो उन्होंने अफगानिस्तान में पार्क किया और पाकिस्तान में पार्क किया है, वो सब भारत के निशाने पर था। तो वो मध्यस्थता नहीं कर रहे थे, बल्कि शहबाज शरीफ ने फोन करके कहा और मौलाना मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को कि मियां बचाओ जल्दी से, अब तो आपकी भी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे, जो आपका आर्म्स एम्युनिशन है उसके ऊपर भारत का निशाना है और कभी भी विस्फोट कर सकता है। तो उसने कहा होगा कि तुम जल्दी से बात करो। डोनाल्ड ट्रंप ने बात नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप से हमारे डीजीएमओ की कोई बात नहीं हुई, हमारे सरकार के किसी अधिकारी की बात नहीं हुई, एनएसए की बात नहीं हुई, प्रधानमंत्री की तो बात भूल छोड़ दीजिए, दूर दूर तक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा मियां नवाज शरीफ को कि जल्दी से बात करो, इस युद्ध को रुकवाओ, और नहीं तो तुम बर्बाद हो गए, हमें भी तुम तबाह करोगे। तो अमेरिका से तो डरता होगा, उनको खौफ सता रहा होगा कि हम नेस्तनाबूद हो जाएंगे, और तब वो शायद जाकर के सरेंडर किया। उनके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। ये बात सर्वविदित है, आपको सबको मालूम है, कहना वो नहीं है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है मित्रों। इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा कर रहा हो, जो प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा कर रहा हो, जो प्रधानमंत्री के टेन्योर में यूनाइटेड अरब अमीरात में मंदिर का निर्माण हो रहा हो, कृष्ण का, राम का मंदिर वहां बन रहा हो, शिव का मंदिर बन रहा हो यूनाइटेड अरब अमीरात में, वहां के शेख आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है जिसका भारत के साथ बढ़िया रिश्ता नहीं है सिवा पाकिस्तान की। एक पाकिस्तान को छोड़ दीजिए तो अफगानिस्तान तक से भारत का रिश्ता बेमिसाल है। इवन कि तालिबान के जो अभी आए थे
फॉरेन मिनिस्टर, सूचना मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर सब आकर के गए, वो तो देवबंद भी घूम करके गए। अफगानिस्तान से भी भारत का अच्छा रिश्ता है। प्रधानमंत्री ने इजरायली संसद में कहा कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। इसको कहते हैं दम टोक के बोलना। किस मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा? आतंकवाद के मुद्दे पर। साफ साफ प्रधानमंत्री आंख में आंख डाल करके न सिर्फ नेतन्याहू को कह रहे थे कि हम आपके डिपेंडेबल दोस्त हैं, बल्कि दुनिया को बतला रहे थे कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो कायराना हमला किया है, उसके बाद तो गाजा की यह स्थिति होनी ही थी। आप एक कम्युनिटी को बार बार दीवार में साट देंगे और उसके बाद रुदाली करेंगे कि गाजा में हमास पर अटैक के बहाने फलस्तीन में हजारों लोगों की मौत जान जा रही है। 77,000 का आंकड़ा ले लाया है वारिस पठान और एआईएमआईएम के नुमाइंदे। राहुल गांधी भी ले आएंगे, अखिलेश यादव भी ले आएंगे, ये सारे लोग आंकड़ा ले आएंगे कि 77,000 फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू तो हमास के 7 अक्टूबर के अटैक के पहले गाजा में, फलस्तीन में और इजराइल के बीच में एक बहुत ही शानदार समझौता होने वाला था केवल 1 महीने के बाद। और वो समझौता क्या था? वो समझौता था कि इजराइल और फलस्तीन मिलके रहेंगे, दोनों देश ठीक से काम करेंगे, आने जाने का परमिशन होगा, ट्रांजिट पे फैसला होना था कि फलस्तीन के लोग इजराइल आए, काम करें, जाएं, फलस्तीनी भी जाएंगे इजराइल और इजरायली भी जाएंगे फलस्तीन। इस तरह की निगोशिएशन चल रही थी। इजराइल शांति में यकीन कर रहा था, लेकिन दुनिया को देखा नहीं गया। अब इसके पीछे अमेरिका है, या अमेरिका के वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू नहीं है। वॉर क्रिमिनल तो लॉकहीड मार्टिन है, जो युद्ध आर्म्स सप्लाई कर रहा है, डीलर है वो। वही आर्म्स सप्लाई करता है, वही टेररिस्ट को पालता है, वही एक देश को दूसरे देशों के बीच में लड़ाई लगवाता है और फिर शांति का मसीहा बन जाता है।